हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक ही होंगे। तो आज हम एक नए कोर्स का स्टार्ट कर रहे हैं, क्रैश कोर्स, जो कि आपका बोर्ड से पहले पहले आपका पूरा साइंस कंप्लीट करा लिया जाएगा। इसमें सिर्फ काम काम की बातें होंगी, बिल्कुल बकवास नहीं। क्या बात ठीक है। हम इतना सारा कुछ कवर करेंगे जिससे आपका बोर्ड बहुत अच्छे से निकल जाए। 80+, 90+, इतना मिनिमम स्कोर रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 80% ही स्कोर करेंगे या 90% ही। हो सकता है आप 99% या 100% भी स्कोर करें। हम वो सारे काम काम के पॉइंट को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 में ये चैप्टर दे रखा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में, यानी इस चैप्टर में हम लोग कार्बन और कार्बन से बनने वाले कंपाउंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या बात ठीक है। चलिए, तो अब हमारा पूरा का पूरा फोकस होगा कार्बन और कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स के ऊपर। ठीक, सबसे पहले हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारी डेली लाइफ में लगभग जितनी चीज़ें हम खाते पीते हैं, सब कुछ नियरली ऑल आर ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मीन्स कार्बन एंड कार्बन के कंपाउंड से बने हुए हैं। ठीक है, तो अब चलिए कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आखिर कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स में क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे या फिर इसके क्या क्या मटेरियल बनाए जा सकते हैं, यानी कार्बन कंटेनिंग मटेरियल। आप बिल्कुल तसल्ली से सुनते जाइए, सारा कुछ क्लियर होगा। जितना कुछ पढ़ाया जा रहा है इतना ही सिर्फ आपको ध्यान रखना है, आपका बोर्ड में 100% सारा काम हो जाएगा, कोई भी रुकावट नहीं आएगी। ठीक है, सुनिए, सीखना है आपको, ऐसा नहीं कि बिल्कुल रटे हुए बैठे हैं, नहीं, सीखना है। आज से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरा यकीन करिए आज से भी 90+% गेन किया जा सकता है। अभी 2-3 महीने जो भी बचे हुए हैं, तो आज से ही लग जाइए, मेरे साथ बने रहिए। आज से आपके साइंस की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, चलिए, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्बन कंटेनिंग मटेरियल के बारे में। जैसे फूड जो हम खाते पीते हैं वो भी कार्बन का बना होता है। क्लॉथ जो कपड़े हम पहनते हैं, कपड़ों में जो प्लास्टिक वगैरह वाला मटेरियल होता है वो एक तरीके से है तो कहीं ना कहीं विनाइलिक कार्बन वगैरह कार्बन है उसमें, लेकिन वो ऑर्गेनिक का पार्ट नहीं है। ऑर्गेनिक मतलब, कब से मैं ऑर्गेनिक बोल रहा हूँ। ऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है? ऑर्गेनिक वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो इजिली डिग्रेडेबल होते हैं। डिग्रेडेबल समझते हैं आप लोग, जो आसानी से नष्ट हो सकें, इजी टू डिग्रेडेड। ठीक, चलिए सुनिए, कार्बन का कहाँ कहाँ यूज होता है? फूड में, क्लॉथ्स में, मेडिसिन में, बुक्स में, जो आप अपने कॉपी किताब पढ़ते हैं इसमें भी तो सेलुलोज है। सेलुलोज किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर, जितने भी किसी जीव के लिए संरचना होती है, जितनी भी, जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे कोई प्लांट हो गया वो भी कार्बन का बना हुआ है। जैसे ह्यूमन, हमारी बॉडी में जैसे समझिए मांसपेशियाँ, जो स्किन वगैरह है, सब कुछ में मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो कार्बन का ही प्रेजेंट होता है, यानी कार्बन का मैक्सिमम पार्ट प्रेजेंट होता है। जैसे कुछ बोन्स वगैरह हो गए तो बोन इनऑर्गेनिक का पार्ट है, मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं उसमें। लेकिन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट की बात करें, अर्थ क्रस्ट समझते हैं आप लोग? जैसे ये समझिए कि अर्थ के अंदर, यानी अर्थ के लेयर में कितने % कार्बन वगैरह प्रेजेंट होते हैं? तो 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। सर ये मिनरल्स क्या होते हैं? जैसे समझिए, मिनरल्स तो बहुत सारे जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे मिनरल्स ही तो हैं, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कार्बन कंटेनिंग मिनरल्स के बारे में। तो ये अर्थ क्रस्ट में कितने % प्रेजेंट है? 0.02%। ठीक, जैसे कार्बोनेट के फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक है, कोयले के फॉर्म में, पेट्रोलियम, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया,
और भी कच्चे तेल वगैरह हो गए, इन्हीं के फॉर्म में। तो सुनिए, पेट्रोलियम वगैरह कैसे बनते हैं, जब बहुत जैसे फ्यूल हो गया या पेट्रोलियम हो गया, जब इस धरती पे उथल पुथल होता है, कोई बहुत बड़े लेवल पे मास एक्सटिंक्शन वगैरह होता है, तो उस टाइम पे जो एनिमल्स या जो लिविंग्स, प्लांट्स हो या एनिमल हो, ये चीज़ें ज़मीन के अंदर दब जाती हैं, और दबने के बाद क्या होता है, वो लाखों सालों तक उसी में दबी रहती हैं, और वहाँ से कार्बन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ नहीं पाता है, और इस वजह से वहाँ जो फ्यूल या पेट्रोलियम या कोयला होता है वो बर्न नहीं कर पाता है, जल नहीं पाता है। तो इस वजह से वो वहीं स्टोर रहता है एज ए फ्यूल के फॉर्म में। जैसे फ्यूल में CNG हो गया, बायोगैस के बारे में बात हो गया, हर किसी में कहीं ना कहीं कार्बन का अमाउंट प्रेजेंट है। और सुनिए, अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर में, हमारे आसपास के वातावरण में 0.03% कार्बन प्रेजेंट है, किसके फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में। चलिए एक बार फिर से ध्यान से देखिए इसको। हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि कार्बन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जितना बताया जा रहा है यहीं प्रेजेंट है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन इतनी सारी चीज़ें आपको पहले पता तो हो। क्या बात क्लियर है? ठीक है, ये सिर्फ आपके फील के लिए था, इसमें बहुत सारी चीज़ें लर्न नहीं करनी है। लर्न क्या क्या करना है अब मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे अर्थ क्रस्ट में कितने % होता है, इतना, किसके फॉर्म में, मिनरल्स के फॉर्म में। एटमॉस्फेयर में कार्बन कितने % प्रेजेंट है, 0.03। देखिए अर्थ में 0.02 और 0.03 एटमॉस्फेयर में। याद करना काफ़ी आसान है, किसके फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में। क्या क्लियर है? इतना चीज़ ध्यान रख लीजिए। और बाकी तो जितनी भी चीज़ें डिग्रेडेबल होती हैं, जो आसानी से नष्ट की जा सकती हैं, खुद ही अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं, वो सब कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक का पार्ट है, कार्बन का पार्ट है। क्या बात क्लियर है? चलिए अब समझिए, इसमें NCERT में पहले हेडिंग दे रखी है बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि जो कार्बन है इसमें कैसा बॉन्ड मिलता है, कोवेलेंट। सर ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? देखिए जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जैसे कि बॉन्ड कैसे बनता है, बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसी के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे A B को बहुत दिनों से घूर रहा था, देखे जा रहा था, A B के पास आना चाहता था, B A के पास आना चाहता था, तो हुआ क्या कि एक इलेक्ट्रॉन A का और एक इलेक्ट्रॉन B का आपस में शेयर कर लिए, और जब ये शेयरिंग हो गई तो अब इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया। तो सर ये बॉन्ड बनता ही क्यों है? मॉलिक्यूल को स्टेबल करने के लिए। क्योंकि अगर हम एटम के बारे में बात करें, जैसे कोई एक सिंगल एटम है, तो एटम से ज़्यादा स्टेबल होता है मॉलिक्यूल जब एटम आपस में कंबाइन हो जाते हैं। आप ऐसे समझिए कि जब यूनिटी होती है तो उसमें ज़्यादा ताकत होती है। तो ऐसे ही है कि A और B जब एक दूसरे के साथ रहने लगे तो अब ये ज़्यादा स्टेबल है। क्या बात क्लियर है? जैसे अगर यहाँ पे बात है कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, देखिए कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ी सी आपको समझने की ज़रूरत है। मैं कह रहा हूँ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आपको थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है कि आखिर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। अभी जो ये बॉन्ड बताया जा रहा था आपको, ये कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ये दिखाया जा रहा है। एक और तरीके का बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन या फिर कोऑर्डिनेट या फिर आयनिक बॉन्ड में, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। एक ही किसी का दोनों इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। देखिए ये मुश्किल टर्म्स को लेकर अभी बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, सिर्फ आप इतना सुनिए कि अगर इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो कोवेलेंट बॉन्ड, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर बॉन्ड बना हुआ है तो कैसा, आयनिक बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए और याद करने का सबसे अच्छा तरीका, अगर नॉन मेटल से जुड़ रहे हैं, अगर नॉन मेटल से जुड़ रहे हैं तो कैसा बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्या बात क्लियर है? अगर ये नॉन मेटल से जुड़ रहे हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अगर मेटल नॉन मेटल से जुड़ रहे हैं तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। क्या बात क्लियर है? चलिए अभी आप अपने लेवल पे इतना समझिए, जैसे कि यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए, H2 हाइड्रोजन नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल, मीथेन एक गैस होती है, CH4 को मीथेन कहते हैं। ये एसिटिक एसिड, 2 कार्बन का एसिड, एसिटिक एसिड, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। और ये है अल्कोहल, इथेनॉल, ये है अमोनिया, ये वाटर,
ये है क्लोरोफॉर्म, ये है HF, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बहुत सारे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कहीं भी मेटल का यूज़ नहीं हुआ है, इसके अंदर कहीं भी मेटल का यूज़ नहीं हुआ है। यानी जितने भी बॉन्ड हैं ये सारे कैसे हैं, कोवैलेंट हैं। क्या बात क्लियर है? ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं, एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पता है बॉन्ड क्यों बनाते हैं? तो एक ऑक्टेट रूल वगैरह आता है, जब आप बड़े हो जाएंगे क्लास 11th वगैरह में जाएंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये सिर्फ छोटी छोटी बातें सुनिए। कोई भी एटम या तो अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है या तो फिर 8 इलेक्ट्रॉन। जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है कहते हैं, इसको कहते हैं डुप्लेट रूल। जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। अब सुनिए यहाँ हो क्या रहा है कि एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके आउटर मोस्ट सेल बाहरी कक्षा, देखिए ये जो सेंटर में बनाया गया है ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये जो सेंटर वाला पोर्शन है ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर क्या है, ये सेल है। ठीक है, एटम को रिप्रेजेंट किया गया है। और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो गए, देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो गए, शेयर हो गए। तो अब जब ये 1 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो गए हैं तो इन इलेक्ट्रॉन के शेयर की वजह से एक हाइड्रोजन एटम और दूसरे हाइड्रोजन एटम के बीच में बॉन्ड बना, और 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो कैसा बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड बना। क्या यहाँ बात क्लियर हो रही है? दूसरा चीज़ समझिए, अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। एटॉमिक नंबर 8 होने का मतलब कि एक ऑक्सीजन के पास अगर न्यूट्रल है तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक ठीक, अब सुनिए, अब ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं ये समझिए। ऑक्सीजन है, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस के बाहर में सेल है, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक, इसी तरीके से दूसरा ऑक्सीजन भी सेम इसी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाते हैं या तो बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो बाहरी कक्षा में देखिए ये 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, शेयरिंग हो गई। जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई तो अब इस ऑक्सीजन को देखिए, इस सर्कल के बारे में अब देखिए, ये जो सर्कल है इसके बारे में देखिए। अब इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। और 8 कब हुए, जब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। तो इसी वजह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन अंदर वाले सेल में और 5 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले सेल में। ये कोई एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस, इसके पास 1 सेल और ये 2 सेल। सर कई बार आप 1 सेल बता रहे हैं, कई बार 2 सेल। देखिए हाइड्रोजन के पास 1 ही सेल था तो इस वजह से 1 ही सेल के बारे में बात हुई थी, लेकिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के पास 2-2 सेल होते हैं। सर सेल क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए। जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस हो गया। अब इसके बाहर सेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, इनको हम सेल कहते हैं। ये क्या है, सेल है। क्या बात क्लियर हुई? तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नाइट्रोजन को देखिए, तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन ही या तो बॉन्ड बनाएंगे या नहीं। तो 5 इलेक्ट्रॉन कितने के साथ शेयर करें कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 3 के साथ और शेयरिंग कर लें। ठीक है, तो ये देखिए यही 3 बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं नाइट्रोजन। इसी वजह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या बात क्लियर है? सारा कुछ ऑक्टेट रूल को फॉलो करने की वजह से हो रहा है। और सारे बॉन्ड कैसे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक, अब बारी आ गई मीथेन की। कार्बन के पास 6 होता है और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन हो। देखिए ये 6 कैसे है, 2 तो अंदर। तो क्या सर हमेशा पहले वाले सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन? हाँ, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पहले वाले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बाहर वाले सेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो दूसरा सेल है इसको 1 या फिर K भी कहते हैं, इसको 2 या फिर L भी कहते हैं। तो इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। और हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। सर 1 ही क्यों? क्योंकि ये डुप्लेट बनाता है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 ही इलेक्ट्रॉन लेके संतुष्ट हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है। ऐसे समझना है आपको। ठीक, बिल्कुल तसल्ली से सुनिए, आप घबराइए मत। बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, जैसे सिखाया जा रहा है आप ऐसे ही सीखिए। 2 महीने
यकीन मानिए आप 10 दिन बाद ही अपने आप में बहुत बड़े बदलाव को महसूस करेंगे। हम बिल्कुल वो काम की चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी बातें करेंगे। और जितना पार्ट आपको समझ में आ रहा है उतना समझिए नहीं, बाकी चीज़ों को याद कर लीजिए। मेरा यकीन मानिए अगले 10-12 दिन के बाद से आपको चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। ठीक, अब सुनिए, हाइड्रोजन, ये सारे ऐसे याद कर लीजिए। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के बाहरी कक्षा में सिर्फ बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को याद करिए आप। ठीक, चलिए ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हाइड्रोजन में 1, ठीक है, इसी तरीके से ऑक्सीजन में 6, नाइट्रोजन में 5, कार्बन में 4। आज इतना ही पढ़े ना, तो आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं है, इतना ध्यान रख लीजिए कि इनके बाहरी कक्षा में इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बात बताइए, हाइड्रोजन के पास 1 है तो एक और मिल जाएगा तो क्या डुप्लेट हो जाएगा? ऑक्सीजन के पास 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन और कहीं से मिल जाए तो क्या 8 हो जाएंगे? नाइट्रोजन के पास 5 है, 3 और कहीं से मिल जाए तो क्या 8 हो जाएंगे? ऐसे ही तो करना है। इसी वजह से कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। इस चैप्टर में कार्बन ही हमारा टारगेट है, इसी के बारे में बात करेंगे। तो सुनिए, देखिए ये कुछ ऐसे बना रहा है। ये कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ ये कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, और एक एक इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये किसका है? हाइड्रोजन का। आपस में शेयरिंग हुई, तो ये जो रेड वाला सर्कल है इसको देखिए, इसके अंदर अब 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कार्बन के बाहरी कक्षा में अब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? और हाइड्रोजन को देखिए ध्यान से, ये ब्लैक वाले सर्कल को 2-2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, पहले भी तो डुप्लेट ही बना रहा था हाइड्रोजन। क्या क्लियर है? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप बहुत सारी चीज़ें आज सीखे हैं, चलिए मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ हम क्या क्या सीखे हैं। कि कार्बन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? फूड में, क्लॉथ में, मेडिसिन में, बुक में, लिविंग स्ट्रक्चर्स में, अर्थ क्रस्ट में 0.02%, मिनरल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, पेट्रोलियम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फ्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कोयल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एटमॉस्फेयर में 0.03% CO2 के फॉर्म में। और कार्बन में जो बॉन्डिंग होती है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। और कोवेलेंट बॉन्डिंग नॉन मेटल के बीच में हमेशा कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड होती है। आप अपने लेवल पे अभी सिर्फ इतनी बातें ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो बॉक्स में बनाए गए हैं ये सारे के सारे कैसे हैं? नॉन मेटल हैं। नॉन मेटल हैं तो बॉन्ड कैसा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। इसी तरीके से हाइड्रोजन के बारे में देखें, 1 बॉन्ड बनाया, ये कोवेलेंट है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ये भी कोवेलेंट है। मीथेन 4 बॉन्ड बनाता है और ये भी कोवेलेंट है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? एनसीईआरटी का आपका 2 से 3 पेज कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, चाहे तो एनसीईआरटी ना भी पढ़ सकते हैं। जितना आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है सिर्फ इतनी बातों को बिल्कुल तसल्ली से सुना करिए, ठीक है। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।